Hello, good morning, friends. So today we are going to start with our first part of the section, that is reproductive basics. So I am going to brief you about that. We here in this channel are going to discuss all the ops gynae step by step, and I will be covering the notes of the DAMS coaching classes for all the competitive exams such as INI CET and NEET PG. So be relax and chill, listen what I am saying, and this is the ultimate live classes notes. So let's start. In reproductive basic, fetus is known as conceptus in early pregnancy. That everyone know. What is that? There is one process known as fertilization. Fertilization means fusion of ovum and the sperm. After fusion, it will lead to formation of zygote. Zygote is known as conceptus. Conceptus in its subsequently stage forms embryo, and embryo will form the fetus. That is written in the first line. Fetus is equal to conceptus, which occur in the early pregnancy. Next, oogenesis. Oogenesis begins in the intrauterine life. So oogenesis means कि आपका ओवम का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है. ये मेनली oogenesis फीमेल के अंदर होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर होता है. तो oogenesis जो होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में शुरू हो जाता है. मतलब जब कोई लड़की होती है, जब माँ के पेट में होती है, जब से ही उसके अंदर oogenesis की प्रोसेस शुरू हो जाती है. तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ऊगोनिया होता है. जहाँ पे भी अगर आपको गोनिया शब्द मिल गया या ऊगोनिया ओनिया लास्ट में आपको ये शब्द मिल रहे हैं, तो वो हमेशा डिप्लॉयड होगा. चाहे वो ऊगोनिया हो या फिर स्पर्मेटोगोनिया हो, सब डिप्लॉयड होते हैं. तो मेनली यहाँ बताया कि ऊगोनिया डिप्लॉयड है, लिखा हुआ है. डिराइव्ड फ्रॉम पीजीसी प्राइमोडियल जर्म सेल, जो कि एक एक्टोडर्मल डिराइव्ड स्ट्रक्चर होता है. तो फ्रेंड्स मैं आपको साथ में मैं अंडरलाइन भी करता जाऊंगा. हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं. जो ऊगोनिया होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, ये सब क्लियर है. कहाँ से डिराइव हो रहा है? डिराइव हो रहा है पीजीसी से, यानी प्राइमोडियल जर्म सेल से डिराइव हो रहा है, जो कि एक एक्टोडर्मल स्ट्रक्चर है. मेनली हमारी बॉडी में क्या होता है, जो हमारी बॉडी में मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर जो पीजीसी होती है, प्राइमोडियल जर्म सेल होता है, मेनली वो मूव करता रहता है. तो प्राइमोडियल जर्म सेल सबसे पहले यॉक सेक में जाएगा 3rd वीक पे, और जब ये प्राइमोडियल जर्म सेल हमारे जेनेटल रिच पे पहुंचता है 6 वीक पे, तो यही प्राइमोडियल जर्म सेल हमारी ओवरी बनाएगा. मैं फिर रिपीट करता हूँ एक बार. जो हमारा पीजीसी है, ये हमेशा ट्रैवलिंग करता रहता है, मतलब मूव करता रहता है. तो जब हमारा पीजीसी मूव करके 3rd वीक पे यॉक सेक बनाता है, और जब ये 6 वीक पे हमारे जेनेटल रिजेस बनाता है, जेनेटल रिज पे पहुंच के हमारा ओवरी बनाता है. तो मेनली क्या हो रहा है, जो पीजीसी होता है, पीजीसी ट्रैवल कर रहा है, अगर 3 वीक पे आके यॉक सेक बना देगा, और 6 वीक पे आके मेनली जेनेटल रिज से हमारे ओवरी, जो हमारे जेनेटल जो स्ट्रक्चर होते हैं वो डिराइव होते हैं. तो जो 6 वीक पे आके जेनेटल रिज पे पहुंच के ये ओवरी बना देगा. इतना क्लियर है. आगे और भी चीज़ आएगी, हम फिर पढ़ेंगे इसको. ये बेसिक है, एक बार सुन लो, समझ लो, आगे फिर हम पढ़ेंगे. तो हम पढ़ते हैं ऊगोनिया, मतलब ऊजेनेसिस पढ़ रहे थे हम. तो ऊगोनिया जो होता है वो क्या होता है, हमने पढ़ा था कि 2n मतलब डिप्लॉयड है. ऊगोनिया के अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा. माइटोसिस क्या होता है कि इक्वेशनल डिवीजन होता है. तो इसमें माइटोसिस में क्या होता है कि जो हमारा जो 2n का 2n सेम रहेगा, इक्वेशनल डिवीजन है, इसमें कम नहीं होती है. तो यहाँ पे ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte बन रहा है. मैं आपको इंडिकेट भी करता जाऊँगा साथ में. ये प्राइमरी oocyte बन गया, ठीक है. प्राइमरी oocyte बना, ऊगोनिया से प्राइमरी oocyte बना, ये भी डिप्लॉयड होगा. अब बात है जो प्राइमरी oocyte से बनता है
सेकेंडरी oocyte बनता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। लेकिन बात क्या है कि जो प्राइमरी oocyte जो होता है हमारा, ये मियोसिस प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड है, यहाँ पे मियोसिस 1 प्रोसेस होता है। मियोसिस 1 क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है। तो प्राइमरी oocyte के अंदर अगर मियोसिस 1 हुआ मतलब रिडक्शनल डिवीजन हुआ, तो अगर प्राइमरी oocyte डिप्लॉयड है तो जो इसके आने वाले प्रोडक्ट है वो क्या होगा? हेप्लॉयड होगा। तो सेकेंडरी oocyte भी हेप्लॉयड होता है, फर्स्ट पोलर बॉडी भी हेप्लॉयड ही होती है मेनली। तो हम बात करेंगे मियोसिस 1 जो होता है मेनली ये मियोसिस 1 हमने पढ़ा था कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में इसका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। लेकिन ये अरेस्ट कहाँ होता है? अरेस्ट होता है मियोसिस 1 डिक्टोटिन स्टेज में अरेस्ट होता है। डिक्टोटिन स्टेज क्या होती है? डिक्टोटिन स्टेज जो होती है ये एक रेस्टिंग स्टेज होती है प्रोफेस और मेटाफेस के बीच में, आपको इतना ही पता होना चाहिए। बाकी है फिर ये अरेस्ट होगी तो ये कंप्लीट कब होगा? जब फीमेल ओव्यूलेशन शुरू कर देती है उस टाइम पे मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा। मियोसिस 1 कंप्लीट होएगा तो सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है। सेकेंडरी oocyte हेप्लॉयड होता है हमारा, और फर्स्ट पोलर बॉडी क्या होती है? जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है उसमें भी जो सेम जेनेटिक मटेरियल होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी oocyte। बट हियर क्या होगा? पर यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म होगा वो कम होगा, हियर इट इज़ लेस साइटोप्लाज्म। सो जो फर्स्ट पोलर बॉडी की साइज़ छोटी होगी एज कम्पेयर टू सेकेंडरी oocyte, तो जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है वो डिग्रेस कर जाती है। इतना क्लियर है? तो फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नल फॉर रिजम्पशन ऑफ मियोसिस 1, कि मियोसिस 1 रिज्यूम कैसे होगा, तो इसका सिग्नल कौन भेजता है? तो इसका सिग्नल भेजता है LH यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन। तो हमने पढ़ा था कि मेनली मियोसिस 1 जो होता है एट ओव्यूलेशन पे आके जो अरेस्टेड होता है वो कंप्लीट हो जाता है, जिससे हमारे जो आगे के फर्दर जो प्रोडक्ट्स है वो बनना शुरू हो जाते हैं। तो मेनली वही है, जब प्यूबर्टी आती है मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगी। तो मेनली इसमें कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? LH हार्मोन जो होता है वो इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। ए यानी एप्लीकेशन, एट ओव्यूलेशन। एट ओव्यूलेशन क्या हो रहा है? ओवम जेनेटिक मटेरियल ओवम के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी oocyte होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ से हमारा ओवम बनेगा। तो मेनली ये क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट INI-CT में कि जितने भी हमारे फॉलिकल्स होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर होता है मेनली सबके अंदर प्राइमरी oocyte होता है जेनेटिक मटेरियल। लेकिन एक्सेप्शन 2 चीज़ का है। पहला एक्सेप्शन है कि ओवम, दूसरा एक्सेप्शन है ग्रेफियन फॉलिकल का। इन दोनों के अंदर सेकेंडरी oocyte होता है जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, ग्रेफियन फॉलिकल तक क्लियर हो गया। फिर हम बात करें कि 1 प्राइमरी oocyte से कितने ओवम बन रहे हैं। 1 प्राइमरी oocyte बताया था मैंने आपको, यहाँ पे 1 प्राइमरी oocyte आपको शो हो ही रहा है। इससे कितने ओवम बनेंगे? जितने सेकेंडरी oocyte जेनेटिक मटेरियल होता है ओवम का, तो 1 oocyte से हम देख सकते हैं कि ओनली 1 ओवम 1 सेकेंडरी oocyte मतलब सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो रहा है, मतलब 1 ओवम फॉर्म हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है। फिर जो सेकेंडरी oocyte होता है, सेकेंडरी oocyte में क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है फीमेल प्रोन्यूक्लियस में। ये सेकेंडरी oocyte कन्वर्ट होता है फीमेल प्रोन्यूक्लियस में और सेकेंड पोलर बॉडी के अंदर। और ये जो प्रोसेस होता है ये मियोसिस 2 के अंडर में आता है। बात है मियोसिस 2 जो होती है वो होती है इक्वेशनल डिवीजन। मतलब इसके अंदर हमने पढ़ा था कि मियोसिस 1 होती है रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस 2 होती है इक्वेशनल डिवीजन। तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल आपका हाफ नहीं होगा, 2n का। मतलब अगर यहाँ पे सेकेंडरी oocyte हमने पढ़ा था कि हेप्लॉयड है, तो फीमेल प्रोन्यूक्लियस और सेकेंडरी पोलर बॉडी भी मेनली हेप्लॉयड ही रहेगी। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी oocyte से फीमेल प्रोन्यूक्लियस और हमारा सेकेंड पोलर बॉडी बन गया। मियोसिस 2 भी अरेस्ट होगा। मियोसिस 2 कहाँ अरेस्ट होगा? मियोसिस 2 हमारा अरेस्ट हो रहा है मेटाफेस में। और कंप्लीट कब होगा? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। वो मियोसिस 1 अरेस्ट हो रहा था डिक्टोटिन के अंदर, कंप्लीट हो रहा था एट ओव्यूलेशन। मियोसिस 2 कहाँ पे अरेस्ट हो रहा है? मेटाफेस में अरेस्ट हो रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये हमारा। सो फ्रेंड्स, सेकेंडरी oocyte will form the female pronucleus. Male pronucleus will come and they will leads to formation of zygote further. So this is the whole cycle of oogenesis. Next we will study about spermatogenesis.
Spermatogenesis begins at the puberty, while the oogenesis begins at the intrauterine life. स्पर्मेटोगोनिया, मैंने बताया था आपको, अगर गोनिया शब्द आ रहा है तो यह एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। माइटोसिस होएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इसके अंदर बन गया, ये भी एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है क्योंकि यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। वन स्पर्मेटोगोनिया से कितने प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं ये हम पढ़ेंगे आगे, इसकी आपको चिंता नहीं करनी। ये लिखा हुआ है ऐसे साइड में, वन स्पर्मेटोगोनिया से 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होता है उसमें मियोसिस होता है, और जो कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में हमारे कन्वर्ट होता है, जो कि हैप्लोइड स्ट्रक्चर होता है। बात है कि जो मियोसिस हमारा यहाँ पे हो रहा है, मियोसिस 1 जो हो रहा है, ये हमारा डिक्टोटिन के अंदर अरेस्ट नहीं होता, जो कि हमने oogenesis के अंदर पढ़ा था। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनने के बाद में यहाँ पे सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 होने से क्या होगा, यहाँ पे स्पर्मेटिड बनेंगे। मियोसिस 2 है, इक्वेशनल डिवीजन है, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनते हैं। एक बार मैं पूरा वापस से रिपीट कर रहा हूँ। मेनली स्पर्मेटोगोनिया, एक स्पर्मेटोगोनिया से जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, एक स्पर्मेटोगोनिया से 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे उसकी। स्पर्मेटोगोनिया से हमारा बन रहा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये माइटोसिस यहाँ पे हो रहा है, तो ये एक इक्वेशनल डिवीजन है, तो डिप्लॉइड का डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में होने से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट होता है। यहाँ 1 स्पर्मेटोसाइट 2 स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि हैप्लोइड स्ट्रक्चर है। मेनली जो यहाँ पे मियोसिस 1 हो रहा है वो डिक्टोटिन स्टेज में अरेस्ट नहीं होता। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ पोलर बॉडी भी नहीं बनती। बात है क्योंकि हमने पढ़ा था oogenesis में साथ में यहाँ पे पोलर बॉडी बनती है, लेकिन यहाँ कोई पोलर बॉडी नहीं बन रही। फिर जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं वो फर्दर डिवाइड करके मियोसिस 2 के अंदर स्पर्मेटिड बनाते हैं, जो कि इसमें भी ये मियोसिस 2 हमने पढ़ा था कि मियोसिस 2 जो होता है वो इक्वेशनल डिवीजन होता है। तो यहाँ पे स्पर्मेटिड जो बन रहे हैं हमारे, वो सेम के सेम इसमें उनकी वो जेनेटिक जो कि हैप्लोइड के हैप्लोइड रहेंगे। तो जो हमने पढ़ा है एक बार वापस से हम रिपीट कर देते हैं। जो 1 प्राइमरी oocyte से वहाँ पे 1 ओवम बन रहा था, लेकिन यहाँ पे सेम 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ये इंपॉर्टेंट है। 1 के ऊपर मैंने जो बिंदी लगा रखी है वो प्राइमरी है, 2 के ऊपर मैंने जो बिंदी लगा रखी है वो सेकेंडरी है। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उससे कितने स्पर्मेटिड बन रहे हैं, 4 स्पर्मेटिड बन रहे हैं। फिर हम बात करेंगे 1 स्पर्मेटोगोनिया, जो ऊपर लिखा हुआ है 1 स्पर्मेटोगोनिया, उससे कितने बनेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि 1 स्पर्मेटोगोनिया से कितने स्पर्मेटोसाइट बनते, 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। तो आपको मैं लिख के बताता हूँ ये कैसे हो रहा है। 2 मिनट रुको फ्रेंड्स। वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है 1 स्पर्मेटोगोनिया, एक से अगर 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे, तो हमें पता है कि 1 स्पर्मेटोसाइट से कितने बन रहे, 1 2 3 4 स्पर्मेटिड बन रहे कि नहीं बन रहे, ऊपर लिखा हुआ है। तो 16 × 4 हो गया। ये देखो, ये हो गया स्पर्मेटोगोनिया। एक स्पर्मेटोगोनिया से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, उससे 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, और एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनते हैं। तो 2 × 2 4 हो गया। तो 1 स्पर्मेटोगोनिया से टोटल 16, ये 16 तो ये आ गया। 1 स्पर्मेटोगोनिया से 16 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, टोटल 64 हमारे स्पर्मेटिड बन रहे हैं। इतना ऑल क्लियर। फिर हम वापस बात हमारे टॉपिक पे आते हैं। फर्टिलाइजेबल लाइफ स्पेन कितनी होती है। जो ओवम होती है उसकी लाइफ स्पेन 24 आवर्स होती है, जो कि स्पर्म की जो फर्टिलाइजेबल लाइफ स्पेन होती है इसलिए 72 आवर्स होती है। इसलिए जब हम आगे पढ़ेंगे तो जो डे ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, वही डे ऑफ ओवम का रिलीज़ होगा, क्योंकि जिस दिन ओवम रिलीज़ होगा उसी दिन फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी है। ये पॉइंट हमारे काम आएगा। फिर अगर हम आगे पढ़ रहे हैं, स्पर्मेटिड कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैच्यूरेशन कहते हैं हम इस प्रोसेस को। इसमें क्या होता है, जो स्पर्मेटिड होता है वो हमारे टेस्टिस के अंदर होते हैं, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं।
पर बात है मैच्योरेशन के बाद में वही स्पर्मेटिड हमारा स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होकर स्पर्म बन जाएंगे। स्पर्मेटिड आपको दिख ही रहा होगा फ्रेंड्स, ये स्पर्मेटिड ये रहा, स्पर्मेटिड आगे कन्वर्ट होके क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो इसमें इस प्रोसेस को हम कहते हैं, स्पर्म कह लो या स्पर्मेटोजोआ कह लो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैच्योरेशन। मैच्योरेशन कहाँ होता है, एपिडिडाइमिस के अंदर होता है। मेनली इससे क्या फ़ायदा मिल रहा है हमें, इससे यहाँ पे मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स हमारे ज़्यादा हो जाएगी। मोर मैच्योर हो गया मतलब हमें मोटिलिटी बढ़ गई है, इतना क्लियर है। फिर आप देखो टेस्टिस में हमारे पास 2 सेल होती है, एक होती है सर्टोली सेल, एक होती है लेडिक सेल। सर्टोली सेल का मेन काम क्या होता है, सर्टोली सेल का मेन काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर। जो लेडिक सेल का काम होता है मेनली टेस्टोस्टेरोन डेवलपमेंट के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। अब वापस स्पर्मेटोजेनेसिस जो पूरी प्रोसेस है, यहाँ से अगर हम देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस ये लिखा हुआ है ऊपर स्पर्मेटोजेनेसिस ये लिखा हुआ है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड तक बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस है मेनली इसका ड्यूरेशन कितना होता है, 72 डेज का होता है। तो मेन रोल होता है सर्टोली सेल का। यहाँ पे मेनली ये किस हार्मोन के मीडिएटेड होता है, मेनली ये एप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। मेन हार्मोन यहाँ पे FSH होता है जो कि इनिशिएशन कराता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। और साथ में जो लेडिक सेल होता है वो हमारा टेस्टोस्टेरोन बना रहा है। तो टेस्टोस्टेरोन भी ज़रूरत है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। तो यहाँ तक क्लियर है। एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। टेस्टिस में 2 सेल होते हैं, सर्टोली सेल, लेडिक सेल। सर्टोली सेल का मेन काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, जबकि लेडिक सेल का काम होता है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन का। अब बात है कि जो टेस्टोस्टेरोन जो होता है हमारा वो भी हेल्प करता है थोड़ा बहुत स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कौन से हार्मोन से रेगुलेटेड होता है, तो वो हार्मोन है FSH, इनिशिएशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस FSH के द्वारा ही होती है। फिर हम बात आ रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है डेप्थ मीन्स INI-CET के टॉपिक से मेनली है। ये नीट PG के अंदर मेनली नहीं पूछे जाते, ये INI-CET में पूछे जाते हैं। डेप्थ, बेसल एंड एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट, 2 कंपार्टमेंट होते हैं हमारे टेस्टिस में। तो मेनली जो बेसल कंपार्टमेंट होता है उसमें कौन कौन सी सेल्स आती है, जो हमने पढ़ा था यहाँ पे, जो सेल पढ़ी थी हमने, स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो जो मेन टॉपिक ऊपर वाली हमारी सेल है स्पर्मेटोगोनिया हमारी जो सेल है वो बेसल कंपार्टमेंट के अंदर आएगी। बाकी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटिड है वो हमारे एडल्यूमिनल कंपार्टमेंट के अंदर आती है। फिर एक क्वेश्चन आता है, ब्लड टेस्टिस बैरियर कौन सी सेल बनाती है, सर्टोली सेल बनाती है। उसके बाहर ब्लड टेस्टिस बैरियर के बाहर क्या होता है, लेडिक सेल होती है। फिर हम बात करेंगे जो सर्टोली सेल होती है वो टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एस और एस को यहाँ पे हमने हाईलाइट कर रखा है। MIS यानी म्यूलेरियन इनहिबिटिंग सब्सटेंस, मतलब ये फीमेल के स्ट्रक्चर को डेवलप नहीं होने देगा। कौन, सर्टोली सेल। एक होता है टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब ये टेस्टोस्टेरोन को बाइंड करके रखेगा और जहाँ ज़रूरत होगी उस टाइम ये इसको रिलीज कर देगा, सर्टोली सेल। तीसरा ये इनिबिन का प्रोडक्शन भी करता है। मैच्योरेशन हमने पढ़ा था, इस मैच्योरेशन को हम क्या कहते थे, स्पर्मियोजेनेसिस। जो हमने पढ़ा था ऊपर कि स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड तक जो प्रोसेस हो रही है इससे हमने कहा था स्पर्मेटोजेनेसिस। जबकि जो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बन रहा है उसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। जो कि हम कह रहे हैं मैच्योरेशन कहाँ हो रहा है, एपिडिडाइमिस के अंदर हो रहा है। ये देख सकते हो आप, एपिडिडाइमिस के अंदर हो रहा है। फिर हम बात करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस का ड्यूरेशन कितना है, 12 to 14 डेज। स्पर्मेटोजेनेसिस का ड्यूरेशन कितना था, 72 डेज तक का था। स्पर्मेटोगोनिया से मैच्योर स्पर्म बन रहा है तो टोटल कितने डेज की रिक्वायरमेंट है, ये एप्लीकेशन में दे रखा है। हमने पढ़ा 72 डेज लग रहा है स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर, 12 डेज लग रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस में। टोटल कितना होगा, 90 डेज का टोटल ड्यूरेशन होता है टोटल स्पर्म बनने का हमारा। यहाँ तक क्लियर है। फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम अगली बार बात करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।